Most welcome to all the viewers. Today's topic is placentine mammals. We will discuss this topic in two video and this is the first part of this topic. Let's start. जो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो जीवों का विकास है वो हमेशा एक सिंगल सेल से शुरू होता है। जो शुरू में इग होता है, इग में फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है। बाद में इस एक कोश के युग्मनज में ही वृद्धि एवं विभाजन होता है और फिर इस विभाजन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वह एम्ब्रियो में बदलता है। यह एम्ब्रियो आगे चलकर एक नए शिशु एनिमल के रूप में विकसित होता है। तो इस जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, इसके शिशु के रूप में विकास को भ्रूणीय विकास कहते हैं, यानी भ्रूण का एक शिशु के रूप में विकसित होने की क्रिया को भ्रूणीय विकास या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यानी भ्रूणीय विकास में प्लेसेंटा का एक खास रोल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राणी जगत में जो एनिमल हैं, उनके भ्रूणीय विकास के अलग अलग नेचर के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। और इसमें जो पहला वर्ग है उसे हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, यानी वह एनिमल्स जो अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस एनिमल या जंतु कहा जाता है। और इस श्रेणी में सभी नॉन कार्डेट्स या यूँ कह सकते हैं कि सभी इनवर्टिब्रेट और ज़्यादातर कार्डेट्स एनिमल आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसे हम विविपेरस कहते हैं। ये वह जंतु हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं और इसके अंतर्गत सभी यूथेरियन मैमल्स या एडवांस मैमल्स आते हैं, जो सुविकसित स्तनधारी जीव हैं वो आते हैं। एक तीसरी कैटेगरी जो इन दोनों के बीच की है उसको हम कहते हैं ओवोविविपेरस। इसके अंतर्गत प्रोटोथेरियन मैमल्स आते हैं और एकिडना इनका उदाहरण है। ये वह जंतु हैं जो अंडे तो उत्पन्न करते हैं लेकिन वह उस अंडे को शरीर के अंदर ही धारण करते हैं और इस अंडे से भ्रूण का विकास इनके शरीर के अंदर होता है। जब इस अंडे से शिशु निकलता है तो फिर वो प्राणी के शरीर से बाहर आता है, यानी कि ये बीच की अवस्था है। ओविपेरस में सीधे जंतु अंडे देता है, विविपेरस में अंडे से जो है वो जो भ्रूण होता है वो बनता है और भ्रूण जो है जो पेरेंट हैं उनके शरीर से जुड़ता है, वहाँ उसका विकास होता है और फिर वो एक शिशु के रूप में विकसित होता है, फिर उसका जन्म होता है। ओवोविविपेरस में अंडे बनते हैं लेकिन ये अंडे शरीर के अंदर रोके जाते हैं, लेकिन इन अंडों से जो इनके अंदर जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसका जो जनक है उसके शरीर से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी उससे उसको कोई पोषण नहीं मिलता, केवल वो सुरक्षा के लिए अंदर रोका जाता है, वहाँ उसका विकास होता है। जब उससे शिशु बनते हैं तो वो शरीर से बाहर निकलता है। हम लोग देखेंगे कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है उसको एक शिशु के रूप में बदलने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो है, चूँकि जो हमारा इग है या जाइगोट बना है उसमें आगे डिवीज़न होगा, उससे बहुत सारी सेल्स बनेंगी और इन सेल्स में डिफ्रेंसिएशन होगा, विभेदीकरण होगा, जिससे डिफरेंट आर्गन बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे एक शिशु का विकास होगा। तो इस सभी क्रिया के लिए उसे न्यूट्रिशनल एलिमेंट की ज़रूरत होती है, यानी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि नया जीव द्रव्य बनने के लिए, नई कोशिकाएं बनने के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होगी ही। इन्हीं पोषक तत्वों से ही नई कोशिकाएं बनेंगी। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ embryo require nutritional element for formation of new protoplasm and cells।
अब ये जो न्यूट्रिशन एलिमेंट है ये मिलेगा कहाँ से? तो देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन। ये पोषक तत्व जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसको दो तरीकों से प्राप्त होते हैं। पहला है इग यolk के द्वारा, यानी कि अंडे के अंदर जो जर्दी है या yolk है उसके द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता है। और दूसरा तरीका है कि अगर अंडे में पर्याप्त मात्रा में yolk नहीं है या अंडे का yolk समाप्त हो गया है तो फिर ज़रूरत पड़ती है प्लेसेंटा की, और इस प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मदर के शरीर से जुड़ता है और मदर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो ये दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन, फर्स्ट इग yolk एंड सेकेंड प्लेसेंटा। अब हम देखेंगे कि जो अंडों का yolk होता है वो क्या है और कहाँ से आता है। तो yolk इज ए टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एक yolk जो है वो एक प्रकार का संचित खाद्य पदार्थ है जो अंडे के अंदर संचित होता है। और इसका नेचर क्या है, ये एक्चुअली क्या है, तो अगर नेचर के बारे में देखें तो इट्स कंपोजिशन इज़ नॉट डेफिनिट, यानी कि इसका संगठन निश्चित नहीं होता है। yolk, इसका मतलब यह है कि yolk को हम एक डेफिनेटली नहीं कह सकते कि इसमें इतना % प्रोटीन होगा, इतना लिपिड होगा, इतना कार्बोहाइड्रेट होगा। मतलब ये परिवर्तनशील है। किसी में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है तो किसी दूसरे के yolk में लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इनमें जो है प्रोटीन होता है, न्यूट्रल फैट्स होते हैं, फास्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोजन होता है और कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर किसी अंडे के yolk में प्रोटीन की मात्रा बाकी तत्वों से ज़्यादा है तो उसे प्रोटीन yolk कहते हैं, और अगर उसमें फैट की मात्रा बाकी तत्वों से ज़्यादा है तो उसे लिपिड yolk कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन और लिपिड की मात्रा के आधार पर ये yolk दो प्रकार का होता है, प्रोटीन yolk और लिपिड yolk। अब अंडे में ये yolk आता कहाँ से है, तो इसके दो स्रोत हैं। कुछ अंडों में yolk उसके अंदर ही निर्मित होता है, सम टाइम इट इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड द एग, और कभी कभी यह अंडे के बाहर मदर सेल के बॉडी में संचित होता है, सिंथेसाइज्ड होता है, निर्मित होता है, और वहाँ से यह अंडे में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भेजा जाता है। वहाँ से आके ये एग निर्माण के दौरान ही डिपॉजिट होता है। तो दो तरीके हैं। अगर ये अंडे के अंदर से संश्लेषित हो रहा है तो अंडे में फिर इसके जो निर्माण करने वाले तत्व हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, और अगर ये बाहर बॉडी में निर्मित हो रहा है तो रुधिर के द्वारा ये फिर अंडे के निर्माण के दौरान आके संचित होता है। जिन अंडों में पर्याप्त मात्रा में yolk होता है, यानी कि वह अंडे जिन्हें हम पॉलीलेसिथल एग कहते हैं, ऐसे अंडे जिनमें yolk की मात्रा बहुत अधिक होती है उनमें भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। तो या यूँ कह लीजिए कि वह प्राणी जो अंडे देते हैं उनमें भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। तो जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें भ्रूण का विकास दो तरीके से होता है, और ऐसे अंडे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार वो है वह अंडे जिनमें yolk की मात्रा बहुत अधिक होती है, एग हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ yolk, और दूसरे अंडे वह हैं जिनमें yolk की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो दोनों में भ्रूणीय विकास अलग अलग प्रकार से होता है, क्योंकि अगर किसी अंडे में yolk की मात्रा काफ़ी अधिक है तो उसमें भ्रूण के विकास के दौरान जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी वो उसी yolk से प्राप्त होता रहेगा। उसे बाहर आउटर इन्वायरमेंट में पोषक तत्व के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी एग में yolk की मात्रा काफ़ी कम है तो भ्रूणीय विकास को पूरा करने के लिए उसे बाहर से न्यूट्रिशन प्राप्त करना होगा। इसलिए वह अंडे जिनमें yolk की मात्रा अधिक होती है, यानी पहले प्रकार के जो अंडे हैं इनमें जो भ्रूणीय विकास होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से
जो भ्रूण का विकास हो रहा है वो अंडे के अंदर ही पूरा हो जाता है और इन अंडों से सीधे शिशु बाहर निकलता है। तो इनको हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, यानी इग से सीधे चाइल्ड का निकलना, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब हम दूसरे प्रकार के अंडों में आते हैं जिनमें योग की मात्रा कम होती है। तो ऐसे अंडों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि अंडे से सीधे शिशु बाहर नहीं निकलता बल्कि कुछ बीच की अवस्थाएं बनती हैं और ये अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि जो बाहर मतलब ये भोजन कर सकती हैं, इनमें माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं और ये अंडे से बाहर आने के पश्चात भोजन करना शुरू करती हैं। फिर इनमें मोल्टिंग होता है और मोल्टिंग से फिर ये अलग अवस्थाओं में बदलते हैं। तो जनरली इस प्रकार के विकास में निम्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहले ईग होता है, ईग में थोड़ा विकास होगा जो इसके अंदर योक है उसका इस्तेमाल करते हुए, तो यहाँ से लार्वा बनेगा। लार्वा में और विकास होगा तो फिर वो प्यूपा बनता है और प्यूपा से फिर वो एडल्ट बन जाता है। एडल्ट का मतलब है कि एडल्ट के जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्यूपा से बनते हैं, थोड़ा सा आकार में छोटे हो सकते हैं लेकिन जल्दी ही ये ग्रो करके एडल्ट के जैसे हो जाते हैं। तो ये जो एग लेइंग एनिमल्स हैं उनमें दो तरीके का विकास होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी प्रत्यक्ष विकास, प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं इसको, और दूसरे को अप्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्धन कहते हैं। प्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्धन डायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और दूसरे को इनडायरेक्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या अप्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्धन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट इन एग लेइंग एनिमल्स, egg laying animals lays two types of eggs. First types of eggs have less amount of egg and second type that is large amount of egg. In those eggs who contain large amount of eggs, they undergo direct development, and those who have less amount of yolk, they undergoes indirect development. अब हम अगले स्टेज पर आते हैं, यह है हमारा प्लेसेंटा, यानी कि जो एग लेइंग एनिमल्स नहीं है, यानी कि वह एनिमल्स जो शिशुओं को जन्म देते हैं। विविपेरस एनिमल्स में भ्रूण का विकास प्लेसेंटा के द्वारा होता है। और ये प्लेसेंटा क्या है? ये प्लेसेंटा एक ऐसी संरचना है, प्लेसेंटा इज ए ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। तो ये एक ऐसी संरचना है जो माता और शिशु जो कि विकसित हो रहा है फीटस, उसके बीच एक ऑर्गेनिक कनेक्शन का निर्माण करता है। यानी कि प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इस्टेब्लिश ए ऑर्गेनिक कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। ये एक ऐसी संरचना है जिसके द्वारा फीटस मदर से जुड़ता है, उससे संबंधित होता है और इसके द्वारा पोषक तत्वों को फीटस मदर से प्राप्त करता है तथा फीटस में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को वह मदर में स्थानांतरित कर देता है, जिससे मदर के शरीर से वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है, क्योंकि इसके द्वारा फीटस को न केवल पोषक तत्व या न्यूट्रिशन मिलता है, बल्कि उसके शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ जो कि शरीर से बाहर निकलने बहुत ही आवश्यक हैं, वही भी मदर के शरीर से होते हुए बाहर निकाले जाते हैं। अब प्लेसेंटा इज स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ मदर एंड फीटस साइड। ये जो प्लेसेंटा है ये दोनों के योगदान से बनता है, यानी कि ये जो संरचना बन रही है इसमें कुछ योगदान मदर का होता है, मदर साइड से होता है, और कुछ योगदान फीटस की साइड से होता है। दोनों की साइड से कंट्रीब्यूशन होने से ये प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल संरचना है जो माता और शिशु को आपस में जोड़ता है। इसके द्वारा शिशु पोषण प्राप्त करता है तथा अपने शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को मदर के शरीर से होते हुए बाहर निकालता है। प्लेसेंटा के निर्माण में मदर तथा फीटस दोनों तरफ से संरचनाएं भाग लेती हैं। आइए हम देखते हैं कि
प्लेसेंटा को समझने से पहले हमें एक स्पेशल संरचना होती है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इनकी जानकारी होना आवश्यक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ये जो जाइगोट है हमारा, यानी एग से जो युग्मनज बना है उसके चारों तरफ पाई जाती हैं, और ये ही आगे चल के जो भ्रूण का विकास है उसके प्लेसेंटा के बनने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये जो संरचना दिख रही है ये एमनियन है, यानी कि जो पहली ऐसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है वो एमनियन होती है। इसके बाद जो दूसरी मेम्ब्रेन है उसको हम कोरियन कहते हैं, और तीसरी ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, झिल्ली के समान संरचना है, जिसको हम एलांटोइस कहते हैं। तो ये 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एमनियन, कोरियन और एलांटोइस। इस फिगर में देख सकते हैं ये हमारा एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो के सबसे बाहर की तरफ ये एमनियन है। एमनियन के बाद ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये कोरियन है, और कोरियन एक बड़ी संरचना होती है, ये देख सकते हैं ये कोरियन है। साथ ही साथ ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये एलांटोइस है। तो ये 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भ्रूण में पाई जाती हैं, भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती हैं। ये इनका जो प्राथमिक कार्य है वो है विकसित हो रहे भ्रूण की सुरक्षा करना। कैसे करती हैं? इन झिल्लियों में एक तरीके का लिक्विड भरा रहता है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये फ्लूइड कार्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड प्रेजेंट इन दी कैविटी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो इन मेम्ब्रेन के द्वारा कैविटी बनती हैं, ये जो कैविटीज़ हैं इनके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फ्लूइड कहते हैं। इसके द्वारा जो भ्रूण है उसको मूवमेंट में आसानी होती है, वो गति कर सकता है। दूसरी चीज़, बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर हैं, जो किसी तरीके के मैकेनिकल फोर्स उस पर अप्लाई होते हैं, उससे भी इसके द्वारा भ्रूण की सुरक्षा होती है। तो प्लेसेंटा के निर्माण में ये तीनों झिल्लियाँ ही भाग लेती हैं। जैसे कि इससे पहले की स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि प्लेसेंटा के निर्माण में मदर और फीटस दोनों की तरफ से संरचनाएं भाग लेती हैं। तो फीटस की साइड से ये 3 झिल्लियों में से कोई 2 झिल्लियाँ भाग ले सकती हैं। वो एमनियन कोरियन हो सकती है, एलांटोइस कोरियन हो सकती है, और ये बीच का भाग जो है वो योक सैक होता है। यानी कि जब तक कि प्लेसेंटा का निर्माण नहीं, कंपोजिशन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि अब हम देखेंगे कि प्लेसेंटा में किन किन चीज़ों से मिलके प्लेसेंटा बनता है। तो स्ट्रक्चरली प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पहला भाग जो है वो मैटरनल पार्ट होता है, यानी कि जो माता की साइड से भाग लेता है प्लेसेंटा को बनाने में, और इसमें जो है जो भाग ले रहे हैं वो है यूटेराइन एपिथेलियम। जो यूट्रस होता है उसका बाहर का जो लेयर है, स्किन है, उसको यूटेराइन एपिथेलियम कहते हैं। तो पहली परत जो भाग ले रही है वो यूटेराइन एपिथेलियम होती है, और इसके पीछे यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू होता है। यूट्रस का जो बाह्य त्वचा है उसके पीछे जो संयोजी ऊतक हैं, और उनमें फैली हुई रुधिर वाहिनियाँ, मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। ये 3 संरचनाएं ऐसी हैं जो मैटरनल साइड से प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती हैं। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लेसेंटा के निर्माण में 2 संरचनाएं भाग लेती हैं। पहला मैटरनल पार्ट, यानी जो माता की तरफ से जो संरचनाएं भाग लेती हैं, और दूसरा फीटस पार्ट, जो फीटस की तरफ से भाग लेती हैं। माता की तरफ से भाग लेने वाली संरचनाओं में पहला है यूटेराइन एपिथेलियम, दूसरा यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा मैटरनल ब्लड कैपिलरीज। अब हम देखेंगे फीटस की तरफ से कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं। तो फीटस की तरफ से जो संरचनाएं भाग लेती हैं वो हैं, पहला है फीटल ब्लड कैपिलरीज, यानी जो फीटस की तरफ से ब्लड कैपिलरीज हैं, क्योंकि मैटरनल ब्लड कैपिलरीज और फीटल जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये जब
जुड़ेंगी तभी जो है चीज़ों का आदान प्रदान होगा। ये जो मैटरनल ब्लड कैपिलरीज है और ये फीटल ब्लड कैपिलरीज है, ये दोनों जब साथ में जुड़ेंगी तभी पदार्थों का आदान प्रदान होगा। इसके बाद इसके पीछे फीटल कनेक्टिव टिश्यू होता है और फिर कोरियानिक एपिथेलियम होती है, जो अभी हम लोगों ने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में देखा है, उनमें से कोरियान भाग लेती है। लेकिन इस कोरियान में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो हो सकता है ये फिगर देखिए, इसमें जो है हम आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें ये जो पहला प्रकार है, अगर हम प्लेसेंटा को ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इम्प्लांटेशन के आधार पर क्लासीफाई करते हैं तो ये 3 तरीकों का होता है। इसमें जो है पहला प्रकार है उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, मतलब ये सतही इम्प्लांटेशन होता है। जो यूटेराइन सतह है, सरफेस है, उसके बिल्कुल बाहर से ये जुड़ा होता है, उसके अंदर ये धंसता नहीं है। पूरा एम्ब्रियो वो यूट्रस की कैविटी में होता है और उसकी सतह से ये जुड़ता है। इसको कहते हैं सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन और ये पाया जाता है अनगुलेट्स, कार्निवोर्स और मंकी में। When embryo lie in the cavity of uterus and just connected with the uterine epithelium, then it is known as superficial implantation। और जो दूसरा प्रकार है वो है एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इस प्रकार में ये इस प्रकार के इम्प्लांटेशन में जो हमारा एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो यूट्रस के किसी एक वाल में धंसा हुआ पाया जाता है। इसमें यूट्राइन वाल अंदर की तरफ एक फोल्ड बनाती है और जो एम्ब्रियो है वो उस फोल्ड में जुड़ जाता है, उसके अंदर धंस जाता है और बहुत ही मजबूती के साथ ये यूट्रस से जुड़ता है। तो इन एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन ये फोल्ड इज फॉर्म्ड इन द यूटेराइन वॉल एंड द एम्ब्रियो इज फाउंड in this fold and firmly attached with the uterine epithelium. This type of placenta occur in beavers, rat and squirrel. तीसरा जो प्रकार है वो, इसमें जो तीसरा प्रकार है वो है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इस प्रकार में जो एम्ब्रियो है वो पूर्ण रूप से जो यूट्रस की वाल है उसमें समाहित हो जाता है, उसके अंदर बंद हो जाता है और इसमें जो है बहुत ही मजबूत जुड़ाव होता है एम्ब्रियो का। तो इस तरीके का उदाहरण है हेजहॉग, गुइनिया पिग्स और एप्स में पाया जाता है। When developing embryo completely submerged into the wall of uterus, then this type of implantation is known as interstitial implantation, and in this way the embryo is most firmly attached with the मैटरनल और मदर बॉडी। तो ये जो है सबसे मजबूत तरीके का रिलेशन होता है। तो जो पहला टाइप है प्लेसेंटा के क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इम्प्लांटेशन, इसमें पहला 3 तरीके के हैं, सुपरफिशियल, एक्सेंट्रिक और इंटरस्टिशियल। सुपरफिशियल यानी सतही प्रकार का, एक्सेंट्रिक जो अंदर धंसा हुआ है और इंटरस्टिशियल जो उसके अंदर है, बिल्कुल समाहित हो गया है। ये 3 प्रकार के प्लेसेंटा इस तरीके से जो एम्ब्रियो की स्थिति है यूट्रस में उसके आधार पर ये क्लासिफाई किए जाते हैं।